everyone. Today we will start a new chapter, Cell the Unit of Life. So let's start. एम्स में क्वेश्चन आया था, 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का. ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो ये एक बार अच्छे से देख लेना. ओके, नाउ लेट्स सी. एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इससे पहले जीएन रामचंद्रन के बारे में दिया गया है लेफ्ट पेज पे, तो ये एक बार देख लेना. इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. कि जैसे जीएन रामचंद्रन ने रामचंद्रन प्लॉट दिया, इन्होंने डिस्कवर किया ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कवर किया था. फिर ये जो रामचंद्रन प्लॉट है, इट प्रोवाइड्स 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटीन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टॉर्जन एंगल्स. मतलब बेसिकली ये क्या बताता है, ये जो रामचंद्रन प्लॉट है, ये कन्फर्मर ऑफ प्रोटीन बताता है. ठीक है, कन्फर्मर्स जो है ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अब देखो, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसमें इसकी हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो सब बेसिकली सब चीज़ किससे बनी है? सेल से बनी हुई है. ठीक है, सेल क्या है? सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हर चीज़ सेल से ही मिलकर बनी हुई है. ठीक है, एनसीईआरटी कहती है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. सेल से कम अगर कुछ भी है तो वो लिविंग नहीं है, मतलब इट कैन नॉट सर्वाइव. द स्मॉलेस्ट थिंग जो सर्वाइव कर सकती है वो क्या है? हमारी सेल है. सेल से छोटा कुछ भी है वो सर्वाइव नहीं करेगा. तो सेल ही है वो सबसे छोटी यूनिट, वो बेसिक यूनिट जो सर्वाइव करती है, जो एक्चुअली लिविंग होती है. अब ये यूनिसेलुलर हो सकता है, ये जो सेल है ये यूनिसेलुलर हो सकता है, इट कैन बी मल्टी सेलुलर. ये एक सेल हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर हो सकता है. ठीक है, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ये सिंगल हो सकता है मतलब यूनिसेलुलर, ये मैनी हो सकते हैं मतलब मल्टी सेलुलर. एक सेल से बहुत सारे सेल्स तक हो सकता है ये. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे? क्योंकि इससे स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, फंक्शनल बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं वो सेल से ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसके लिए ये केपेबल होते हैं और ये परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. तो जैसे अमीबा है तो वो अकेला एग्जिस्ट करता है और प्लस वो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ भी कर लेता है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे अकेले हो तो आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा. ओके, अब इससे कम अगर कुछ है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. एक सेल से कम अगर कुछ है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये अपना एसेंशियल फंक्शंस जो हैं लाइफ के लिए वो कर सकते हैं. अब देखते हैं कि जो सेल्स का कुछ डिस्कवरीज दी गई हैं वो देख लेते हैं. कि फर्स्ट सेल जो डिस्कवर हुई थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. तो इन्होंने एक्चुअली क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था ये जो सेल थी ये कॉर्क सेल थी. कॉर्क सेल हमें पता है डेड होती है, सुबराइज्ड इसके ये सुबराइज सेल वॉल होती है इसके पास, इसलिए ये डेड होती है. तो ये प्लांट की सेल है, इस वजह से इसके पास सेल वॉल है. तो इन्होंने एक्चुअली क्या देखा था? इन्होंने एक डेड सेल वॉल देखी थी. तो ये लिविंग तो थी नहीं, तो फर्स्ट लिविंग किसने की? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूवेनहुक. इन्होंने स्पर्म्स, प्रोटोजोआ, आरबीसीज इसकी भी डिस्कवरी A.V. ल्यूवेनहुक ने करी है और ये 2006 नीट का क्वेश्चन था. फिर रॉबर्ट ब्राउन ने किया डिस्कवर न्यूक्लियस.
रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ये 2009 नीट का क्वेश्चन था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेल थ्योरी। यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के बारे में बात हुई है, एक्चुअली तो 3 साइंटिस्ट के बारे में बात हुई है, लेकिन 2 की ओरिजिन दी गई है। तो सबसे पहले दिया गया है एमजे स्लाइडन एंड थियोडर स्वान। ओके, इनकी ओरिजिन है जर्मन बॉटनिस्ट, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इसे याद कैसे करना है, एक ट्रिक है, देख लो। यहाँ पर एन है स्लाइडन में, यहाँ बॉटनिस्ट में, अरे जर्मन में एन है और बॉटनिस्ट में भी एन है, तो अल्टीमेटली बचा क्या, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो वो स्वान थे। अब देखो, जो स्लाइडन थे ये हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बात की होगी, तो इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज़। इन्होंने ये वाला बताया कि सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बनता है, सारे प्लांट्स में सेल होगा और सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बनेगा। ये कहा था स्लाइडन ने 1838 में। फिर स्वान आए, स्वान ने उसी टाइम पर, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम था, 1838 में स्लाइडन ने थ्योरी दी और 1839 में स्वान ने बताया कि जो एनिमल्स हैं इनमें आउटर लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने की थी, स्वान ने की थी। और सेल वॉल जो है ये यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जा रही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में आउटर लेयर होती है, मतलब एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसके बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी स्वान ने कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यही इन्होंने भी कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, इन्होंने दोनों के बारे में बात की थी ना, एनिमल्स के बारे में भी बात की थी, प्लांट्स के भी बारे में बात की थी। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दे दी कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों ने मिलकर ये सेल थ्योरी फॉर्मुलेट कर दी। बट ये जो सेल थ्योरी थी इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए सेल्स हैं वो बन किस चीज़ से रहे हैं। तो उस टाइम पर रुडोल्फ विर्को आए और इन्होंने 1855 में, उसके कुछ टाइम बाद, इन्होंने कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। ठीक है, तो ये फाइनल शेप दिया था इन्होंने सेल थ्योरी को। तो अल्टीमेटली अब हमारी सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स और ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये दोनों हमारी सेल थ्योरी के अंदर पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद इसका एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, बिगेस्ट एक्सेप्शन क्या है, वायरस है। वायरस के अलावा हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड और ई न्यूक्लिएटेड सेल्स भी इसका एक्सेप्शन है। ओके, नाउ लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में एनसीईआरटी बताती है कि सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में पाई जाती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की। फिर जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल में उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के पास होता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डीएनए। फिर हमारी जो सेल है ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और यहाँ पर यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, और इधर प्रोकैरियोट्स में आ गया बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में हमारा आ गया प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, अब देखो, जो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स आएंगे, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म है और उसके साथ न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी ऐड कर दिया, टोटल लिविंग मैटर जो होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा दिया तो ये बन गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म टर्म दिया था स्ट्रासबर्गर ने। फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पर सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। और
यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही हैं। सेल को ये लिविंग स्टेट में रखने में हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट्स सी राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एनिमल्स में अगर बात करें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन होता है, तो एनिमल्स में होते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डिवीजन में। ओके, तो सेंट्रोसोम्स और राइबोसोम्स जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, और ये जो राइबोसोम्स हैं इनको कहते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, क्योंकि ये ऑर्गेनेल के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो सेल्स हमारी होती हैं इनका साइज़ बहुत वेरी करता है। तो अब हम वेरिएशन देख लेते हैं कैसे कैसे होता है, कौन सी स्मॉलेस्ट सेल होती है, ये सब दिया गया है एनसीईआरटी में। फिर शेप्स दिए गए हैं तो ये देख लेते हैं। लेट्स सी द साइज। ठीक है, साइज कैसे होता है सेल का, वेरी कैसे करता है, ग्रेटली वेरी करता है ये। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा का दो साइज दिया गया है। एक तो दिया गया है जो थ्योरी पार्ट में दिया गया है कि ये 0.3 माइक्रोमीटर होती है लेंथ पे, और एक फिगर में दिया गया है कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ दिया गया है, ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और जो थेरेटिकल है उसमें दिया गया 0.3 माइक्रोमीटर। तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से ऑप्शंस में एक ही दिया जाएगा। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि ये भी साइज होता है, ये भी साइज दिया गया है। और इसको माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, दिस इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसको एमएलओ भी कहते हैं, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद बैक्टीरिया में भी ऐसे ही दिया गया है। बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर दिया गया है थ्योरी में, और टिपिकल बैक्टीरिया करके दिया गया है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। फिर उसके बाद ह्यूमन आरबीसीज का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, और नर्व सेल्स हमारी लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, नाउ लेट्स सी द शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो आरबीसीज जो हमारी होती हैं ये राउंड एंड बाइकॉन्केव होती हैं। जो राउंड होती हैं ये इमेच्योर होती हैं, और जो बाइकॉन्केव हैं ये मेच्योर होती हैं। तो जो बाइकॉन्केव हैं, जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं ये ई न्यूक्लिएट होती हैं। ई न्यूक्लिएट होती हैं, साथ ही साथ ये और सेल ऑर्गेनेल्स भी लैक करती हैं, और ये हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट में, बाइकॉन्केव वाली। फिर डब्ल्यूबीसीज एमीबॉइड होती हैं शेप की। एमीबॉइड शेप की बेसिकली फैगोसाइटोटिक जो होती हैं वही होती हैं। फैगोसाइटोटिक कौन कौन सी डब्ल्यूबीसीज होती हैं हमें पता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं। तो ये अमीबॉइड शेप होती हैं। फिर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। ये आपको पूरा ये याद होना चाहिए, मतलब पूरा इन द सेंस ये इसको थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, ये मेरी बुक है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो ये इसको ये सब मत देखना, बहुत एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। बट ये आप मेन देख लो, जैसे आरबीसीज राउंड एंड बाइकॉन्केव हैं, डब्ल्यूबीसीज एमीबॉइड हैं, इसमें ये इमेच्योर है, ये मैच्योर है। इसमें ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। जो फैगोसाइटोटिक होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं शेप के। फिर कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती हैं। फिर ट्रैकीड्स इलोंगेटेड होती हैं। मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होती हैं। ठीक है, जो ट्रैकीड्स होती हैं ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये हमारा उसमें आ सकता है फिल इन द ब्लैंक सॉरी, उसमें मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना अच्छे से। Okay, so thank you for watching. If you like this video, then hit the like button and don't forget to subscribe and press the bell icon so that you get the notification. Thank you. Bye.